हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक हमने लिया है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो जनवरी में एग्जाम हुआ था सीटेट का 2023 में। ठीक है, उसका जो है सॉल्व पेपर हम करेंगे। ठीक है, जनवरी में कई दिन एग्जाम हुए थे, तो आज का जो ये पेपर है ये 30 जनवरी का पेपर है, जिसमें सीडीपी में कौन कौन से किस तरीके के क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपने देखा होगा, अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया है पिछले जनवरी में, तो आपको एक आइडिया जरूर होगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफी लेंदी टाइप के थे। ठीक, टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। तो अगर आप इस बार यानी कि जुलाई में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो काफी हद तक आपको उसमें मदद मिलेगी आपके एग्जाम में, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं एग्जाम में, तो काफी हेल्प आपको मिलने वाली है आज की क्लास से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अगर देखते हैं तो पहला ऑप्शन है नैतिक विकास, दूसरा है भाषा विकास, तीसरा है शारीरिक विकास और चौथा है संवेगात्मक विकास। ठीक है, यानी कि जो अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। यानी कौन सा ऐसा इसमें जो है कौन सा विकास का ऐसा क्षेत्र है या कौन सा विशिष्ट रूप है जो स्वयं एवं खुद के एवं दूसरों की भावनाओं को अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। पहला है नैतिक विकास, दूसरा है भाषा विकास, तीसरा है शारीरिक विकास और चौथा है संवेगात्मक विकास। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संवेगात्मक विकास। जो संवेगात्मक विकास है ये जो है एक दूसरे की भावनाओं को अध्ययन करने में काफी हद तक मदद करता है, जो अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास और उन भावनाओं को जो प्रभावित करने के तरीका है उसको जो है विकसित करता है। तो जो ये जो फोर्थ ऑप्शन है संवेगात्मक विकास, ये जो है सही होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि विकास का कौन सा सिद्धांत निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा है शीर्षोगामी सिद्धांत और चौथा है अधोगामी सिद्धांत। ठीक है, इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, एकीकरण का जो सिद्धांत है वो इसमें सही आंसर होगा। जो एकीकरण का सिद्धांत है इसका जो अर्थ होता है, एक तरह से बात करें, जो बच्चा होता है उसके विकास के मार्ग के साथ साथ विभिन्न जो कई सारे भाग होते हैं उसको एक तरह से एकीकृत रूप में संयोजित जो करना होता है वो होता है एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। बात करें अगर थर्ड क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है। जो विकास को प्रभावित करने वाले घटक होते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है स्कूली माहौल, दूसरा है तंत्रिका संबंधी विकार, तीसरा है जैविक प्रवृत्तियां, चौथा है अनुवांशिक बनावट। ठीक है, जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्कूली माहौल। स्कूली माहौल जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक का जो कारक है उसके विकास को सामाजिक संदर्भ प्रदान करके प्रभावित करता है। ठीक है, कहीं न कहीं ये जो सामाजिक माहौल है, सॉरी स्कूली माहौल है, वो जो है एक धार्मिक विश्वास, विद्यालय का वातावरण, भाषा आदि इन सब में सम्मिलित है। ठीक है, जो स्कूल का माहौल होता है इसमें सामाजिक वर्ग भी होता है और कई सारे धर्म के लोग होते हैं। ठीक है, विद्यालय का एक अच्छा वातावरण होता है और कई सारी भाषाएं एक साथ जो है वहाँ पे विकसित होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा स्कूल गया है, ठीक है, तो वहाँ उसको जरूरी तो नहीं कि उसके ही वर्ग के लोग मिलेंगे, ठीक है, या उसके घर के ही लोग मिलेंगे। वहाँ पे क्या होता है स्कूल में कि कई सारे समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, कई सारे समाज के बच्चे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, कई
धर्म के बच्चे होते हैं और अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें उसको स्कूली माहौल के तौर पे मिलता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डैश की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब कि एक जो शिक्षिका है वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था के जो बच्चे हैं उनको एक कार्य देती है जो कि उनको स्वतंत्र रूप से करते हैं करने, यानी कि वो खुद से एक स्वतंत्र है कि जो कार्य देती है कि वो स्वतंत्र है कार्य करने के लिए। ठीक है, तो उसमें किस चीज की आवश्यकता है वो हमें बताना है। ठीक है, पहला है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता, दूसरा है प्रतिवर्ती चिंतन, तीसरा निष्क्रिय अनुसरण और चौथा है वस्तु स्थायित्व। तो इसमें जो बच्चे को जरूरत है 7 से 11 वर्ष के बच्चे को वो है प्रतिवर्ती चिंतन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें क्या होता है कि जो 7 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं वो जो है ये जो आते हैं वो ठोस संक्रियात्मक चिंतन यानी कि प्रतिवर्ती चिंतन यानी जिसको पलटवा पलटवा कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये जो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो तीसरा चरण माना जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ती चिंतन। इस चरण के दौरान क्या होता है कि बच्चे ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगते हैं। कुछ चीजें होती हैं जिसके बारे में बच्चे सोचने के लिए स्वतंत्र होते हैं, सोचने लगते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा, प्रतिवर्ती चिंतन, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त संख्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि अमूर्त जो समस्याएं हैं। ठीक है, इसकी बात यहाँ की गई है। तो पहला ऑप्शन है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो है पियाजे के अनुसार एक अवस्था मानी जाती है बच्चे की। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे अमूर्त तर्क और कौशल का विकास होता है। ठीक है, उसमें जो है कई सारी चीजों की तर्क करने का जो कौशल होता है वो इसी औपचारिक संक्रियात्मक इसी अवस्था में बच्चे में शुरू होता है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो काल्पनिक और निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम हो जाते हैं इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरी इस तर्क हमारे समाज के, नूरी जो है एक तर्क दिया हुआ है वो तर्क की बात करेंगे कि हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर, मतलब ये तर्क दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमारे से लेकर कि एक तर्क दिया हुआ है कि हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। नूरी एक लड़की है, इस तर्क के आधार पर एक निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में, ये हमें अवस्था बताना है इस तर्क के माध्यम से कि वो किस अवस्था में है। ठीक है, पहला है ऑप्शन पूर्व अभिसामयिक, दूसरा है अभिसामयिक, तीसरा है अभिसामयिक पश्चात और चौथा है औपचारिक अभिसामयिक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड, अभिसामयिक। ठीक है, ये जो आंसर ये सही होगा। इसकी जो अगर बात करें अभिसामयिक की तो जो है अभिसामयिक जो है ये नैतिकता जो है उसको सही और गलत से संबंधित समाज की जो सोच है उसको स्वीकृत करने की विशेषता है। जो अभिसामयिक है उसको विशेषता को बताता है कि क्या समाज में जो नैतिकता है, जो सही चल रही है, जो गलत चल रही है, उन चीजों को ये स्वीकृत करता है। ठीक है, जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा जो है एक ये अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है
जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। एक अध्यापिका है वो विद्यार्थियों को एक ऐसा कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में डैश यानी कि किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है, इसके जो ऑप्शन देखेंगे, पहला है अनुकरण, दूसरा है जैविकीय परिपक्वता, तीसरा है पदानुक्रम, चौथा है सामाजिक अंतःक्रियाएं। ठीक है, तो इसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया गया है। ठीक है, तो जो चर्चा करना है यानी कि आपस में बातचीत करना है, ये जो है वाइगोत्स्की का सिद्धांत के अनुसार उनका जो मत है, ठीक है, उसके बारे में बात की गई। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, पहला अनुकरण, जैविकीय परिपक्वता, पदानुक्रम, इन तीनों ऑप्शन का कोई खास मतलब नहीं है। तो जो लास्ट का फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रियाएं, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहता है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो समाज में एक दूसरे से बात करके ही होता है। ठीक है, विकसित होता है सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा ही। ठीक है, इस तरह से सीखना जो होता है स्वाभाविक रूप से सहयोगी होता है। जो उनका मानना है, यानी कि जो ये वाइगोत्स्की साहब है, उनका मानना है कि जो ज्ञान के निर्माण और उनकी अवधारणा है उनको समझने के लिए समाज में अंतःक्रियाएं करना या सामाजिक बातचीत करना जो है वो आवश्यक माना जाता है। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सामाजिक अंतःक्रियाएं सही होगा। इस बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रियाओं का बहुत बड़ा भूमिका होता है। ठीक है, यह ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमत रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। अगर लेव वाइगोत्स्की के विचार को सहमत रखती है, ठीक है, तो जो अध्यापिका है उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला है किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखेंगे, किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। ये आप ध्यान से देखेंगे, हतोत्साहित की बात की गई है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पर बहस को बढ़ावा देने की बात की गई है। फोर्थ ऑप्शन है अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा दें। मतलब कि आपस में अगर विद्यार्थी हैं जहाँ पे इकट्ठे हैं, तो उसमें किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को अगर सीखना है तो उनके बीच जो चर्चा हो रही है और जो बहस हो रही है उसको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि चीजों को वो समझ पाए। क्योंकि जब बच्चे आपस में चर्चाएं करेंगे, आपस में वाद विवाद बहस करेंगे उन सब चीजों के बारे में जो समाज में हो रही हैं, या फिर जो सही है या बुरी हैं, जो सही चीजें हैं या गलत है, उन चीजों पर जब हम चर्चा करेंगे, उन पर बहस करेंगे, तभी उनमें जो है एक जागरूकता आएगी। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक क्रियाएं डैश के द्वारा सभा मेलित होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक क्रियाएं डैश के द्वारा समामेलित होती हैं। ठीक है, यहाँ पे समामेलित कहेंगे। पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक उपकरण, दूसरा है पुरस्कार एवं दंड, तीसरा है अनुकूलन, चौथा है कंठस्थीकरण। ठीक है, तो जो लेव वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने उन उपकरणों पर ज्यादा जोर दिया है जो संस्कृति संबंधी सोच को अनुकूलन या समर्थन प्रदान करती है। ठीक है, तो ये जो है इसमें का जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। मैंने वैज्ञानिक जो उपकरण है वो मानसिक प्रक्रियाओं का उच्चतर क्रम माना जाता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है। पहला ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक, संगीतात्मक, अंतरावैयक्तिक।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक जो बुद्धि है वो जो दूसरों की भावनाओं को समझने से संबंधित है। ठीक है, तो जो है इसमें इन्होंने दिया हुआ कि जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं, इरादों को अच्छी तरह समझ पाते हैं। ठीक है, उसमें जो है किस प्रकार की बुद्धि का उच्चतर स्तर होता है, तो वो है अंतर्वैयक्तिक। जो ये ऐसी बुद्धि है जो दूसरों की भावनाओं को समझने में संबंधित है। ठीक है, दूसरों की भावनाओं से है संबंधित, जो कि दूसरा इंसान किस तरीके की भावनाएं उसमें प्रकट हो रही हैं उनको समझने की भावनाओं से संबंधित है। तो उसका पहला ऑप्शन अंतर्वैयक्तिक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखेंगे कि भाषा के विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, दूसरा है बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्मकेंद्रियता को दर्शाती हैं। तीसरा है बच्चों की निजी वॉक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती हैं। चौथा ऑप्शन है कि विचारों का मौखिकीकरण बच्चों के समस्या समाधान कौशलों में बाधक बनता है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, जो बच्चों की निजी वॉक है उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाती है, तो ये तीसरा है कि जो बच्चों की निजी और उनकी मौखिक सोच के जो आंतरिक स्तर है उसको दर्शाती है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे कि जो लड़के होते हैं वो हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां जो होती हैं वो गायन में। यह कथन दर्शाता है, यानी क्या दर्शाता है। ठीक है, क्या जेंडर समता दर्शाता है, जेंडर अनुरूपता दर्शाता है, जेंडर असीमता असीमिता अस्मिता, या फिर जेंडर रूढ़िवादिता। तो जो लड़के हैं वो हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं। ये ऐसे रूढ़िवादिता समाज में चली आई है कि जो लड़के हैं वो विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, यानी कि लड़कियों को गाना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, वो संगीत में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। ये एक रूढ़िवादिता है, वो काफ़ी समय से चली आई है। ठीक है, तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जा रहा है, रूढ़िवादिता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है कि लड़के बाहर के काम कर सकते हैं, लड़कियां घर का काम कर सकती हैं, करती हैं, उन्हें करना चाहिए। ठीक है, एक रूढ़िवादिता है जो समाज में काफी समय से चली आई है, तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिपक्वता में परिप्रेक्ष्य में विविधता डैश क्या है विविधता। ठीक है, एक कक्षा के विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता, पहला ऑप्शन है कि विविधता को विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूहों में बांटकर वही वंशन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि इनको अनदेखा करना चाहिए और मानकीकृत पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है कि इनको एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं को शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है इनको विद्यार्थियों का नामीकरण और रूढ़िबद्ध धारणाओं को पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड। वो थर्ड इसलिए कि जो है इनको जो है प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि जो एक कक्षा के विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल होना चाहिए। जो विविधता है उनको एक गुण के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, और इनका जो है शिक्षण में इस्तेमाल करना चाहिए। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समन्वित करने के लिए अध्यापक को डैश इनमें डैश शामिल है प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें कौन सी चीज शामिल है जो कि प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन है खुले अंत वाले यानी मुक्तोत्तर प्रश्न अपसारी चिंतन। दूसरा है बंद अंत वाले प्रश्न या अभिसारी चिंतन। तीसरा है वास्तविक जीवन संदर्भ की चुनौतियां अभिसारी चिंतन। चौथा है संदर्भ रहित परिदृश्य घोषणात्मक ज्ञान का अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें सही आंसर की, तो जो सही आंसर है वो है
खुले अंत वाले यानी मुक्तोत्तर प्रश्न अपसारी चिंतन। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब बात करें अगर कि अपसारी चिंतन, अपसारी जो प्रश्न होते हैं, अपसारी चिंतन उसका मतलब क्या होता है। तो अपसारी प्रश्न वे चीजें होती हैं, वे प्रश्न होते हैं जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता है और इसके बजाय वह किसी विषय के बारे में व्यापक रूप से सोचने की क्षमता का जो परीक्षण करता है वो होता है अपसारी प्रश्न। ठीक है, ये जो है सही आंसर है इसका पहला। इसमें अगर इसकी बात करें तो यह बच्चों को उनकी सोच को जो वे पहले से सोचते हैं, ठीक है, जो बच्चे सोच को जो कोई भी चीज़ अगर वो पहले से सोचते हैं तो उससे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, इसके कई सारे नाम है, उसमें जो है खुले अंत वाले प्रश्न भी शामिल हैं। ठीक है, इसको खुले अंत वाले प्रश्न और अपसारी चिंतन या अपसारी प्रश्न भी कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, और आलोचनात्मक सोच को भी बढ़ावा देते हैं, ये जो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं यानी कि अपसारी जो चिंतन होते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है कि रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए। पहला है मानकीकृत परीक्षण उपयोग करके, दूसरा है एक विशेष शिक्षक द्वारा न कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा, तीसरा है नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ, चौथा है कि केवल सत्र की शुरुआत और अंत में ही करना चाहिए यानी कि सत्र की जो शुरुआत है वो अंत में ही करना चाहिए। इसका ऑप्शन देखेंगे कि पहला ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण उपयोग करके, दूसरा एक विशेष शिक्षक द्वारा न कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा, तीसरा है नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ, चौथा है केवल सत्र की शुरुआत और अंत में ही करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ। ठीक है, विद्यार्थियों के सहयोग करना, जहाँ पे पॉजिटिव चीजें आ जाएंगी तो वो सही होगी कि रचनात्मक जो आकलन है उसका जो है किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो एक विद्यार्थियों के सहयोग के साथ जो है नियमित रूप से उनका सहयोग करने के साथ जो है रचनात्मक आकलन किया जा सकता है। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके या सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांत है जिनका पालन करना चाहिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके। ठीक है, एक समावेशी शिक्षा के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन है वो है समता, ठीक है, दूसरा है समानता, तीसरा है पक्षपात और चौथा पृथक्करण। ठीक है, तो अगर इसकी सही आंसर की बात करें तो जो सही आंसर है वो है पहला समता। समता जो है वो सही आंसर है। कहने का मतलब कि जो समता होता है यानी कि समानता और सभी के लिए समान अवसर। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा कि जो समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करें। एक समता यानी कि समानता का जो है सिद्धांतों का पालन करना चाहिए कि जो सभी बच्चे हैं वो अपनी क्षमताओं का पूर्ण जो है विकास कर सके। ठीक है, और सभी सिद्धांतों का पालन कर सके, वो जो है कहीं ना कहीं समानता, ये जो ऑप्शन है समानता का जो सिद्धांत है ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है। ठीक है, जो गति संबंधी है ये वैकल्य यानी कि जो गति संबंधी तो कहेंगे कि विकार कि प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है। पहला जो ऑप्शन है वो है पाठ या विषय वस्तु पढ़ने से, दूसरा तथ्यों को याद रखने से, तीसरा शारीरिक अंगों के समन्वय ढंग से, ये समन्वय से। ठीक है, चौथा है अंकों के प्रचलन से। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे गति, जहाँ पे गति की बात आ गई तो भाई गति तो वही होगा जहाँ पे अंग है, वहां पे पढ़ने में तो कोई गति हो नहीं रही है, तथ्यों को याद में कोई गति नहीं हो रही है। तो इसमें जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा। गति से संबंधित जो वैकल्प होते हैं, जो संबंधी विकार होते हैं गति संबंधी, उसका जो संबंध होता है वो शारीरिक अंगों के समन्वय से होता है। शारीरिक अंगों से होता है कि वो अपना जो है बच्चा अपना शारीरिक अंग जो है वो गति नहीं करा पाता, मूव नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18।
अभिकथन है उसको देखेंगे कि सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अभी कथन देखेंगे कि ए सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये हो गया अभिकथन। अब बात करें तर्क की समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावनात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं है। सही विकल्प चुने। ठीक है, पहला कहता है कि सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सही बता रहा है, यानी कि इसका जो कथन है वो सही है। भाई कक्षा में कई जो विविध प्रकार के चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, दूसरा तर्क कहता है कि समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावनात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सही आंसर बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता नहीं, आर कहीं ना कहीं सही व्याख्या नहीं करता। ए तो सही है, ठीक है, लेकिन जो है दोनों सही नहीं है। ए ओनली सही है, आर सही नहीं है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे, दूसरा है कि ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही व्याख्या नहीं है। नहीं, ए और आर दोनों सही नहीं है, दूसरा भी गलत होगा। तीसरा ए सही है लेकिन आर गलत, ये सही है। पहला जो अभिकथन है वो सही है लेकिन तर्क उसका गलत है। ठीक है, उससे मिल नहीं रहा है, उसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्राय किस चीज में अच्छे होते हैं? जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे होते हैं वो किन चीजों में अच्छे होते हैं, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है लंबे समय तक आंख से संपर्क बनाए रखने में। दूसरा है अपरिचितों के साथ संप्रेषण यानी कि बातचीत करने में। तीसरा है दिनचर्या में बार बार आने वाली परिवर्तनों के प्रति सामंजस्य में। चौथा है विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में। किन चीजों में जो है ऑटिज्म ग्रसित बच्चे होते हैं वो अच्छे होते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, बात करें कि ये जो ऑटिज्म है ये क्या है, तो ऑटिज्म जो है विकासात्मक विकलांगता यानी उसको ASD भी कहते हैं, जो कि ये एक विकासात्मक विकलांगता है, और इसमें जो है बच्चे के मस्तिष्क के अंतर के कारण होता है। जो ये विकलांगता है यानी कि जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा वही होता है जिसमें मस्तिष्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बातचीत करने या आंख से संपर्क बनाए रखने में इन्हें कठिनाई होती है। ठीक है, किसी भी बच्चे से बात करने में और आंख से संपर्क बनाए रखने में उनको क्या होता है, उसमें जो है कठिनाई होती है। ये व्यापक तथ्यात्मक जानकारी को बनाए रखने में अक्सर अच्छे होते हैं। जो विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी होती है उनको बनाए रखने यानी कि अपने दिमाग में याद रखने में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सृजनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है, जो सृजनात्मक बच्चे हैं उनकी पहचान बताना है, उनकी विशेषता बताना है कि कौन सी इसमें विशेषता है। तो वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं सृजनात्मक बच्चे। ठीक है, दूसरा है वे दूसरों की नकल करना पसंद करते हैं। तीसरा वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, यही ऑप्शन सही होगा। जो सृजनात्मक या जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, वो किसी के द्वारा मतलब देख के नहीं काम करते, वो अपने खुद से दिमाग लगाते हैं और स्वतंत्र रूप से सोच के काम करते हैं। तो उसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। इनकी ध्यान अवधि कम होती है, ये गलत है। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। ये जो है सृजनात्मक बच्चों की विशेषता है कि वो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बच्चों के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम से की ओर होना चाहिए। क्रम जो है डैश से डैश की ओर होना चाहिए। किससे किस तरह होना चाहिए? बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु यानी कोई भी चीज समझाने से पहले जो एक क्रम होता है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, वो हमें बताना है। पहला जटिल से सरल की ओर, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त, और चौथा है सांकेतिक से
प्रतीकात्मक, अनुप्रतीकात्मक, सांकेतिक से अनुप्रतीकात्मक। तो इसमें जो है एक जो बच्चे हैं उनको उससे विचार व्यक्त करते समय यानी कोई भी चीज समझाने से पहले क्या करना चाहिए कि हमें सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए, ना कि जटिल से सरल की ओर। पहले जो सामान्य चीजें होती हैं उनके जीवन से रिलेटेड उनसे जो है चीजों को शुरू करना चाहिए, बताना समझाना, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके विशिष्ट की ओर जाना चाहिए। इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी, ये हमें बताना है, नहीं होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है रूपांतरण का सृजन। तीसरा है पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना। तीसरा है कि उपधारणाओं के मध्य संबंधिता को क्रियान्वित करना। और चौथा ऑप्शन है कि अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सम्मिलित करना। ठीक है, ये जो है हमें बताना है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ, यानी कि जो अप्रासंगिक प्रासंगिक जानकारी उसको प्रासंगिक जानकारी के साथ जोड़ना, ये जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अभिकथन दिया हुआ है कि एक शिक्षक को, एक जो शिक्षक है उसको जो है विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक शिक्षक है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि किसी भी शिक्षक को यही चाहिए कि वो जो है जो सीखता है वो अपने खुद से जो सोचता है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। कोई भी चीज वो अपने दिमाग से अगर सोच कर बता रहा है, ठीक है, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि ना ही हतोत्साहित करना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे कारण की कि अधिसंज्ञान उच्च तरह के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये भी पॉजिटिव लग रहा है, ये भी सही है। तो दोनों की बात करते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यही ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों, यानी कि जो आपका अभिकथन और कारण दोनों सही है और जो ए है वो आर की सही व्याख्या करता है। जो आर है यानी कि जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो करण है वो हमेशा किसी भी समस्या को एक से अधिक समाधान सोचता है। करण एक व्यक्ति है जो किसी भी समस्या को एक से अधिक बार सोचता है, उसके समाधान के लिए सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है। यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? ठीक है, ये हमें बताना है किस तरह का उदाहरण है। पहला है अपसारी सोच, दूसरा है अभिसरण सोच, तीसरा है नकारात्मक सोच और चौथा है तर्कहीन सोच। ठीक है, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि करण हमेशा किसी भी समस्या को एक से अधिक समाधान सोचता है। ठीक है, और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है। ये किस तरह का सोच का उदाहरण? ये होता है अपसारी सोच। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपसारी सोच से जो है क्या होता है कि जो कई अलग अलग दृष्टिकोण हो इनको देखने की अनुमति देता है। ठीक है, नए विचार उत्पन्न करता है और जो कई सारे क्रिएटिव चीजें हैं वो उत्पन्न होती है इनमें। ठीक है, अपसारी सोच में वो जो है किसी भी समस्या को एक से अधिक समाधान सोचता है। ठीक है, ये है अपसारी सोच का उदाहरण। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कि विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबंध स्थापित करना। दूसरा है विषय सामग्री को इस प्रकार से प्रस्तुत करना जिससे कि विद्यार्थी उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास ना करे। नहीं, ऐसा नहीं, ये निगेटिव, ये तो होगा ही नहीं, ना करने की बात नहीं है इसमें। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है
कि अवधारणाओं को इस तरीके से पढ़ना जिससे कि विभिन्न उप अवधारणाओं में संबंधता स्थापित ना हो सके, यहाँ भी नेगेटिव बात हो रही है। दूसरा है ज्ञान के दोहराव पर बल देना चाहिए और समझ के लिए उत्कंठा को कम से कम करना चाहिए। नहीं, ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर होगा, 3 ऑप्शन गलत है, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। यानी कि जो है विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जो जीवन है उसको उसके बीच में संबंध स्थापित करना। ठीक है, विद्यालय का में जो सीख रहा है बच्चा उससे और विद्यालय के बाहर का जो उसका जीवन है दोनों को साथ में संबंध स्थापित करना, दोनों को जोड़कर देखना या बताना, वो जो है अधिक प्रभावशाली होता है अधिगम को सीखने में। ठीक है, काफी हद तक ये महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के परिवेश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां और आकलन की विधियों का जो चयन है किस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों डैश के उन्नयन को में निश्चित कर सके। ठीक है, कक्षा के परिवेश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों डैश के उन्नयन को में सुनिश्चित कर सके। इसका जो सही आंसर है वो हमें बताना है। पहला है जिज्ञासा, दूसरा है प्रतियोगिता, तीसरा है कंठस्थीकरण के उन्नयन को, चौथा है अरुचि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जिज्ञासा। ठीक है, जो जिज्ञासा है ये जो है इसका जो उद्देश्य होता है वो बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा और कल्पना को प्रज्वलित करना, ठीक है, और स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करना, ये होता है इसका उद्देश्य जिज्ञासा का। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है। ये ध्यान से देखेंगे कि कौन सा तरीका सही नहीं है। ठीक है, निगेटिव पूछ रहा है। अब त्रुटियों के प्रतिरूपों की खोज करना पहला ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा है अधिगम में कमियों के बारे में जानना जिनके कारण त्रुटियां होती हैं। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना, और चौथा है विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। तो इसमें निगेटिव बताना है, तो ये जो है 3 ऑप्शन जो है यानी कि जो त्रुटियों के प्रतिरूपों की खोज करना ये तो सही है, ये पॉजिटिव है। अधिगम में कमियों के बारे में जानना जिनके कारण त्रुटियां होती हैं, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कमियां जब जानेंगे तब जो त्रुटियां होती हैं और जो कमियां हैं उनको बारे में जानेंगे तभी वो सिखा पाएंगे अच्छे से। थर्ड है विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना, ये भी पॉजिटिव है। जो है विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना, ये गलत होगा, ये नेगेटिव है, तो यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, विद्यार्थियों के साथ बिना चर्चा किए उत्तर बताना, इसका मतलब कि ये निगेटिविटी दिखा रहा है। ठीक है, जब तक हम चर्चा करेंगे नहीं तब तक विद्यार्थियों में कहाँ समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, तो इसका 4th ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में डैश और डैश करना चाहिए को प्रोत्साहित करना, यानी कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में किन चीजों को करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये हमें बताना है। पहला है ऑप्शन योग्यता का सत्व मत प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, दूसरा योग्यता का वार्षिक मत महारत अभिमुखी लक्ष्य का। ठीक है, तीसरा है योग्यता सत्व असफलता परिहारी लक्ष्य मत, फोर्थ है कि योग्यता का वार्षिक मत या असफलता, या ये दो तो वैसे भी नहीं होंगे, असफलता दिया हुआ इसमें। ठीक है, तो इसमें बताना है कि पहला ऑप्शन देखेंगे कि योग्यता का सत्व मत प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, ये नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि योग्यता का वार्षिक मत महारत अभिमुखी लक्ष्य का जो है प्रोत्साहित करना चाहिए लक्ष्य के लिए। ठीक है, तो उसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, ये हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने की कौशलों को बढ़ावा देता है। ठीक है, दूसरा है हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। ठीक है, इसका जो थर्ड ऑप्शन है अत्यधिक चिंता जानकारी के प्रसंस्करण में सुधार लाती है, और चौथा है नीरसता की भावना समालोचनात्मक चिंतन में सुधार लाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि हर्ष और उल्लास की भावना जो होती है वो चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देती है। इसमें से कौन से ऐसे कौशल हैं जो समस्या समाधान में काफी हद तक योगदान देती हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, पहला है अभिसारी चिंतन, दूसरा है स्मरणोपकारी विधियां, तीसरा है समझ बनाना, चौथा है निष्क्रिय अनुकरण। अब इनमें से चारों में से कौन सी चीजें सही हैं वो हमें बतानी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि पहला और दूसरा यानी कि अभिसारी चिंतन और स्मरणोपकारी विधियां। ठीक है, दूसरा है कि दूसरा और तीसरा यानी कि समझ बनाना और निष्क्रिय अनुकरण। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है कि पहला और तीसरा यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो है अभिसारी चिंतन और तीसरा समझ बनाना। चौथा जो ऑप्शन देखेंगे क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है दूसरा और चौथा, यानी कि जो दूसरा क्या है, दूसरा है स्मरणोपकारी विधियां और चौथा है निष्क्रिय अनुकरण। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा और तीसरा। ठीक है, यह आंसर सही होगा। जो दूसरा मतलब स्मरणोपकारी विधियां, ठीक है, और तीसरा समझ बनाना, ये दो विधियां जो है वो काफी हद तक समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देती है। ये आपका दूसरा सही होगा। ठीक है, तो ये सारी 30 क्वेश्चन है जो रिपीट के, जो कि पिछले एग्जाम यानी कि जनवरी 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो काफी ज्यादा बहुत ज्यादा इजी नहीं करेंगे, काफी लंबी है, काफी टाइम टेकिंग है, तो इन चीजों को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप जब पढ़े आप एक पेपर जो है सब्जेक्ट के बारे में पहले आप देखिए, फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत जो भी है सारी चीजें आप सॉल्व करेंगे तो 2-3 सॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया होगा तो पेपर किस टाइप से आता है, तो कितने रिपीटेड होता है वो भी आपको एग्जाम में देखने में मिलेंगे, तो काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी अगले एग्जाम के लिए, अगले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आई होप क्या सकते हो आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आप क्लास पसंद आई हो सकते तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक से भी मिल सकता है। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करिए जिनको नीड है सॉल्व एग्जाम देने जा रहे हैं, मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपनी सारी जो क्लासेस है सारे पेपर अच्छे तरीके से कराने वाले हैं, जो कि आपको काफी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना है, आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छा ध्यान रखिए।